हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। और हम लोग आज PYQ डिस्कशन सीरीज में आगे देखेंगे। जो BPSC TRE PYQ डिस्कशन देख रहे थे, उसमें हम लोग देखेंगे आज जनरल स्टडी जो 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स का उसमें 5 पेपर आता है ना, 5 पेपर 8 प्रश्न आते हैं। 8 प्रश्न सबसे तो हम लोग है ना अभी तक मैथ से रीजनिंग देख लिया है। उसके बाद क्या देख लिया हम लोगों ने, साइंस कंप्लीट कर लिया है। कुछ सेक्शन में ज्योग्राफी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अभी ज्योग्राफी में 9th 10th का हम लोग TRE 1 TRE 2 TRE 3 के 9th 10th का ज्योग्राफी हम लोग देखने वाले हैं। और दिस सेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द TRE aspirants whether he is appearing for class 1 to 5, 8 to 6 to 8, 9 10th और 11 12. This GS section is equally important for all the aspirants. सो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं पहला प्रश्न TRE 1 में ज्योग्राफी सेक्शन से क्या पूछा गया था। तो ये प्रश्न है 4 मैच करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए है 4, जिसको हम लोग इन जनरल अपने भाषा में क्या बोलते हैं, चौर भी बोला जाता है ना। चौर यहाँ पर क्या होता है ना, ये वाटर लॉगिंग एरिया होता है जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, मछली पालन किया जाता है इधर मिथिला के क्षेत्र में। उसके बाद होता है कंकर क्षेत्र, और वो कंकर पत्थर वाली एरिया होती है ना पहाड़ी इलाका में, जहाँ पर नदियाँ जैसे हिमालय से या किसी पहाड़ी क्षेत्र से नीचे उतरती है जस्ट, वहाँ पर बड़े बड़े बुलडोजर होती है। कहता है कि उस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती है, पुनः आके जो है सो मैदानी क्षेत्र में प्रकट होती है। एक होता है कायल क्षेत्र, है ना, कायल किसको बोलते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट है मांड। जब इसको पढ़ने में दिक्कत हो तो आप इसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं, है ना। तो आगे है, ज़्यादातर छात्र इंग्लिश हिंदी माध्यम के हैं, इसीलिए मैं इसको हिंदी माध्यम में ही कर रहा हूँ। मुझे भी तो दिक्कत होती है हिंदी माध्यम से करने में, लेकिन ठीक है, छात्रों का डिमांड है, छात्र ज़्यादातर हिंदी माध्यम से हैं, तो इसलिए। तो अब है एक इस तरफ दिया हुआ पंजाब का मैदान, डेल्टा क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। कह रहा है कि इसको आपको मैच करना है। मैचिंग में क्या होता है ना, जो आपको समझ में आ रहा है ना उसको पहले मैच करते जाइए। जैसे 4 है, ये डेल्टा है। डेल्टा कहाँ में बनती है, नदी के मुहाने में। नदी के मुहाने के क्षेत्र में जाइएगा जैसे ही डेल्टा क्षेत्र में, तो क्या होता है, जो समुद्र में जहाँ पर जाके नदियाँ मिलती है वहाँ पर उसका जो कण होता है ना, मिट्टियाँ जो होती है, जो गाद जो जमा होता है वो बहुत महीन हो जाती है। समझ रहे मेरी बात को। तो वो होता है डेल्टा क्षेत्र, क्लियर। उसके बाद है ये बांगर क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, तटीय मैदान में क्या सब है, पंजाब के मैदान में क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका बी, मतलब 4 जो होता है डेल्टा क्षेत्र में, ए का 2, क्लियर। जो कंकर क्षेत्र होता है ये बांगर क्षेत्र, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, खादर, बांगर और भांगर, भाभर क्षेत्र, ये बांगर होता है, कंकर पत्थर बांगर क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद जो कायल क्षेत्र होता है वो तटीय मैदान क्षेत्र है, और मांड जो होता है, मांड ये पंजाब का मैदानी भाग है, क्लियर है। अगले प्रश्न पे बढ़े, आइए। पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन कर रहा है जो लिखा पानी हिमनद, लिखा पानी हिमनद, एक प्रश्न और होना चाहिए था। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का जो है सो, अब देखिए क्लास अगर आप, मैंने जो ज्योग्राफी का डिस्कशन 6 to 8 में किया है उसमें भी आप देखेंगे, तो उसमें भी लेफ्ट बैंक का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से, मतलब सहायक नदियों से एक क्वेश्चन, ये किसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी से या गंगा की सहायक नदी से। तो मुख्य जो मतलब प्रमुख नदियां हैं ना हिमालय से निकलने वाली, जैसे सिंधु, गंगा और पूरब चले गए तो ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी हो गई। बाद बाकी जो हम पेनिनसुलर इंडिया में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे, उसमें जो 2-3 है, जैसे उड़ीसा वाली महानदी हो गया, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये जो 5-6 नदियां हैं ना, इसके सहायक नदियों को अच्छे से देख लीजिए। एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अगर सहायक नदियों को आपने ढंग से कर लिया तो आप इस बात के लिए इससे निश्चिंत हो जाएंगे कि अगर सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी नदी से, हो सकता है उसके ओरिजिन से पूछे, या हो सकता है जो नदी कहाँ मिलते हैं इससे पूछे। सहायक नदी का करने का मतलब ये है कि सिर्फ ऐसे नहीं ये इसकी सहायक नदियाँ हैं,
कौन बाएं साइड से आके मिलती है, कौन दाहिने साइड से मिलती है, कहाँ पे कौन मिलती है। खास तौर पर अगर बिहार की नदियां हैं ना तो इसको तो अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं ये कह रहा है क्या, जो ब्रह्मपुत्र में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और इससे जाके अरुणाचल प्रदेश से घूम के ऐसे करके बहती है। यही तो है ना। तो अब जब ब्रह्मपुत्र नदी को आप उसके कोर्स को देखिएगा तो इसमें जो मिलने वाली भारत में नदियों को पढ़िएगा तो इसमें क्या सब पढ़िएगा। इसमें आ जाती है एक नदी दिहांग, दिहांग ऊपर से मिलती है इस तरफ से, एक मिलती है देवांग, लोहित, दिहांग, देवांग, लोहित, सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता, है कि नहीं। तो अगर हम इसको एक तरह से देखें, अगर ये मान लीजिए नदी का कोर्स है, ऐसे बह रही है, इधर से आने वाली सारी नदियां क्या हो जाएगी, दाहिने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इधर से जो भी नदी आएगी ये होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो सबसे लास्ट में जाके इधर जो बांग्लादेश की तरफ चले जाएंगे तो उधर तीस्ता मिलती है, उससे पहले मिलती है संकोश, उससे पहले मिलती है मानस, उससे पहले मिलती है इधर से कामेंग, उससे पहले मिलती है सुबनसरी, उससे पहले मिलती है। तो यहाँ तक क्लियर है। हमने तीस्ता पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ लिया, संकोश पढ़ लिया, मानस पढ़ लिया, कामेंग पढ़ लिया, सुबनसिरी पढ़ लिया, ठीक है। दिवांग पढ़ लिया, दिहांग पढ़ लिया, देवांग पढ़ लिया, और एक है बेलसिरी। बेलसिरी भी इधर से ही आके मिलती है। क्लियर। तो प्रश्न को अगर देखिएगा तो कह रहा है कि उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र जैसे अपने देश में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां के बाद ये जो है सो लगभग इसका डायरेक्शन देखिएगा तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ हो जाती है। तो ऊपर से आने वाली सारी नदियां उत्तर से हो जाएगी, नीचे से जाने वाली क्या हो जाएगी, दक्षिण से मानेंगे हम लोग इसको। यहाँ पे देख रहे हैं ना, उत्तर से आने वाली मतलब जो राइट साइड से आएगी, वहां पर अगर नदी के धारा की दिशा में आप देखेंगे तो आपका राइट साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड से आने वाली नदियां लगेगी उत्तर से आ रही है, और जो लेफ्ट से आ रही है वो लगेगी जो आपको किधर से आ रही है, दक्षिण से आ रही है। तो उत्तर से आने वाली, तो इसमें जो भी नदियां हैं दी हुई ये सारी उत्तर से आने वाली नदियां हैं, दिख रही है। तो उत्तर आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपने कर लिया। लेकिन आप इसमें दक्षिण से आने वाली नदियों को भी देख लें। उत्तर से आने वाली नदियां देख लिया आपने, दक्षिण से। और एक बात आप जानते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है मजोली, कहाँ पर है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में न है। तो वहां पर एक नदी आके मिलती है, कहाँ से, इधर से दक्षिण की दिशा से, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उस नदी का नाम है दिशांग। क्या नाम है, दिशांग। इधर से दिशांग मिलती है, एक नदी इससे पहले आके मिलती है जिसको बोल रहे हैं हम लोग लोहित, और एक नदी और इसके बाद मिलती है, उसका नाम है धनसरी। क्या है, धनसिरी। तो धनसरी, दिशांग और लोहित, ये तीनों नदियां क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। दिबांग, लोहित, धनसरी हो गया। एक और नदी है जिसका नाम है कोपिली। दिबांग, लोहित और कोपिली, इसको भी याद रखिएगा, कोपिली। ये भी किधर से, नीचे से मिलती है, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न करता है लिखा पानी हिमनद। अब जैसे एक प्रश्न आ गया हिमनद से, हिमनद बोले तो ग्लेशियर। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट पीक्स है ना ग्लेशियर्स, उसको आपको देख लेना है, क्लियर कर लेना है। तो ये लेखा पानी हिमनद जो है, लिखा आप जानते होंगे कि लेखा पानी हिमनद, ये लेखा पानी हिमनद से ही एक रिवर है, उसका नाम ही है लेखा पानी। नहीं, लेखा पानी यहीं से निकलती है, लेखा पानी हिमनद से। अब ये पता अगर चल जाएगा, आपको पता होता जो लेखा पानी हिमनद नदी कहाँ बहती है, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते थे जो अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है या सिक्किम है। तो ये लेखा पानी हिमनद जो है जो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, और इसी से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लेखा पानी रिवर। क्लियर है। बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर रहा है मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं, मगध और अंग। अब देखिए आपको क्या करना है, इससे एक बीपीएससी कंबाइन में भी ऐसा प्रश्न पूछ चुका है। कह रहा है कि ऊपरी गंगा का है, मध्य गंगा का है या निम्न गंगा का। सबसे पहले तो देखिए कोई भी रिवर होता है ना, रिवर, कोर्स ऑफ रिवर हम लोग पढ़ते हैं, कोर्स ऑफ रिवर, रिवर मतलब रिवर का रास्ता। तो जो
मान लीजिए गंगा निकलती है, गंगा निकल के आई, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया ना, जहाँ पर नदी की धारा काफी तेज होती है, जैसे हिमालय से उतर रही है, उस समय में बड़े बड़े बुलडोजर होंगे, उसमें बड़े बड़े पत्थर कंकर होंगे, और मतलब वो जो गाद जो होगी ना, वो मतलब बालू के जैसा नहीं होगी, पतली गाद नहीं होगी, नदी की धारा काफी तेज होगी। तो अपर कोर्स में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अपर कोर्स। उसके बाद जब प्लेन एरिया में आ जाती है तो नदी की चाल थोड़ी सी धीमी हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल कोर्स। और उसके आगे फिर लोअर कोर्स, जहां पर गाद फिर वहां पर डिपोजिट होने लगा, बाढ़ आने की संभावना हो जाएगी, ये सब हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग लोअर कोर्स। तो इधर अपर, इस एरिया में जो भी मैदान होगा इससे रिलेटेड अपर कोर्स मैदान, बीच में जा जाएंगे तो मिडिल कोर्स मैदान यानी मध्य गंगा मैदान, और नीचे आ जाएंगे तो हम लोग निम्न गंगा मैदान। जैसे बंगाल है तो गंगा के निम्न क्षेत्र में है, जहां पर गंगा जाके अब समुद्र में मिलने वाली है तो निम्न गंगा मैदान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखें तो मध्य गंगा मैदान में आती है, बिहार है तो मध्य गंगा मैदान के क्षेत्र में आती है। तो अब कह रहा है कि मगध और अंग क्षेत्र, तो मगध क्षेत्र को देखें और अंग क्षेत्र को देखें अगर आप, तो ये क्या है, बिहार का दोनों पार्ट है, तो ये दोनों ही क्षेत्र जो है सो मध्य गंगा के मैदान में आती है। तो सही आंसर होगा मध्य गंगा मैदान। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि जलप्रपात और नदी के निम्न जोड़ों कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। अब देखिए, कह रहा कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, जोग या गोरसप्पा वाटरफॉल शरावती रिवर पर कर्नाटका में, ये तो बिल्कुल सही है। और जोग या गोरसप्पा वाटरफॉल जो है ना, भारत के सबसे ऊंची वाटरफॉल हुआ करता था, सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात जो सबसे ऊंचाई से गिरता था, लेकिन अब ये नहीं है। बताना आपको जो कौन सा अभी जो है सो वर्तमान में कौन सा जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा से गिरने वाला ऊंचा जलप्रपात है, और वो किस नदी पे है, किस राज्य में है, इतना जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अगला है कपिल धारा, कावेरी, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है धुआंधार, गोदावरी, ये तीनों ही सही मैच है। ठीक है। तो कह रहा है कि अपना जो है इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द सुमेलित नहीं है, सही से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। हाँ, एक माफी चाहूंगा, जोग और शरावती जो है सबसे ऊंचा हुआ करता था, अभी नहीं है। कपिल धारा वाटरफॉल जो है दिस इज नॉट ऑन कावेरी रिवर, और धुआंधार इज नॉट ऑन कावेरी। धुआंधार जो है सो कहाँ पे है, गोदावरी पर नहीं, ये नर्मदा पे है। किस पे है, नर्मदा रिवर पे है, एमपी में। और इतना ऊंचा से ऊंचाई से जो यहाँ पर पानी गिरता है ना, उसके कारण वहां पर क्या हो रहा है, एकदम धुआं से लिखेगा, धुंध, मतलब जल जो ऊपर से गिरता है तो उसमें क्या हो जाता है, जल को नीचे ऊपर से नीचे, जैसे कूलर के सामने है, वाटर पार्टिकल्स आते रहता है ना, तो उसके कारण क्या धुआं नहीं हो जाएगा, तो वैसा ही वहां पर रहता है, इसलिए धुआंधार वाटरफॉल उसको बोला जाता है। गोदावरी बड़ा नमनीय दृश्य है, बहुत, वहां पर बहुत सारे पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए। ठीक है। अब ये कपिल धारा एक है, कपिल धारा भी, ये भी एमपी में है, ये एमपी में है, और कपिल धारा वाटरफॉल ही एमपी में ही है। क्लियर? और ये भी नर्मदा रिवर पे ही है। किस पे है, नर्मदा पे। क्लियर? और ये एक सही है, ये दोनों गलत है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो उपरोक्त से एक से अधिक, तो सही आंसर होगा डी। समझ में आ रही बात? जोग शरावती रिवर पे है, कपिल धारा नर्मदा पे है, और धुआंधार गोदावरी पे है। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, मैंने एक प्रश्न पूछा था जो कह रहा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है, तो ये जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है इंडिया में वो है कुंचिकल। कौन सा है, KUNCHIKL, कुंचिकल वाटरफॉल। किस रिवर पर है, वराही रिवर पर, वराही रिवर। और ये वराही रिवर है कहाँ, कर्नाटका में वराही रिवर पे ये कुंचिकल वाटरफॉल है, जो वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। कितना, 455 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और ये जो आप ये जो दूसरा नंबर का है जोग या गोरसप्पा, ये है 253 मीटर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। करा उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है। अब जब तक आप सारे पोर्ट के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो आप इसको कर ही नहीं पाएंगे, जो कहां पर कौन है। उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए पोर्ट है तो सब क्या होगा, समुद्री इलाका में होगा। अगर इंडिया का मैप ऐसे करके हमने बना दिया तो सारे पोर्ट को देखना है, ऊपर से नीचे तक अगर देखिएगा तो कैसे इसको कीजिएगा अरेंज। सबसे पहले तो यहाँ पर कोलकाता के पास हल्दिया, ये तो इतना पता है आपको। उसके बाद क्या आता है, पारादीप, हल्दिया है,
पारादीप है, उसके बाद क्या है, पारादीप, उसके बाद क्या है, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम के बाद कौन सा है, काकीनाडा, काकीनाडा यहाँ पर, काकीनाडा के नीचे जाइएगा तो मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम के नीचे जाइएगा तो कौन सा है, कृष्णापत्तनम, कृष्णापत्तनम है, उससे नीचे जाइएगा तो कट्टुपल्ली है, उसके बाद एनोर है, एनोर है चेन्नई, दो अलग अलग पोर्ट बनाया गया, चेन्नई के पोर्ट के लोड को कम करने के लिए एनोर बनाया गया है, यहाँ पर चेन्नई है ना, थोड़ा सा ये और ऊपर होगा, क्लियर। और उसके बाद नीचे आते जाइएगा तो इसके बाद नागपट्टनम है, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो टुतीकोरिन है, इधर आइएगा तो अल्पुजा है, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो कोची है, उसके बाद मंगलुरु है, उसके बाद मरमागांव है, उसके बाद इसके जस्ट मरमागांव के ऊपर में जस्ट पणजी है, उसके बाद JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ना, उसके बाद यहाँ पर सूरत है, भरूच है, भावनगर है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस बीच में यहाँ पर दो पोर्ट और है, इसको ध्यान में रखना है। ये एक सबसे ऊपर में चले जाएंगे तो आपको कौन सा पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट, इसके बाद यहाँ पर क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, इसी के नीचे वाला पार्ट में देखिएगा तो पोरबंदर है। ये पोर्ट, इसका मतलब क्या, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर एक पोर्ट से क्वेश्चन पूछा है ना तो आपको पोर्ट टोटल ध्यान में एक बार देख लेना है, टोटल पोर्ट्स कितना है, मेजर पोर्ट खाली देख लीजिए, अगर पूरा नहीं देख पाएंगे तो 13 मेजर पोर्ट्स है ना, उसको देख लीजिए। पोर्ट्स होता है मेजर पोर्ट्स, मेजर और माइनर। मेजर पोर्ट्स का देखभाल सब कुछ जो होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार के अंतर्गत आता है, क्लियर। ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही अरेंज कीजिएगा आप, तो सही अरेंज है विशाखापत्तनम। इधर से जैसे आएगा देखिए सबसे ऊपर में देखिए तो विशाखापत्तनम, तो 1 नंबर दीजिए विशाखापत्तनम को, सबसे ऊपर में आ गया। उसके बाद जैसे ही विशाखापत्तनम से देखिए तो क्या है, काकीनाडा, इसको दे देते हैं 2 नंबर। उसके बाद काकीनाडा है, काकीनाडा के बाद क्या है, मछलीपट्टनम, इसको 3 दे देते हैं। उसके बाद कौन सा है, नागपट्टिनम, नागपट्टिनम इसी तरफ का सब दे दिया है, पूर्वी भारत का ईस्टर्न कोस्ट से, क्लियर है। तो उसके बाद है नागपट्टिनम, सबसे लास्ट में क्या है, नागपट्टिनम। तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं, नहीं अरेंज करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 4 नहीं, अगर इसको अरेंज कीजिएगा तो 4 1 नंबर में, सबसे ऊपर में 4, उसके बाद 1, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद 3, 4 1 2 3 कहाँ पर, 4 1 2 3, तो सही आंसर होगा बी, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 1954 में किन दो देशों के बीच में जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित की गई थी। भारतवर्ष और बांग्लादेश में नहीं, भारतवर्ष और चीन के साथ तो कोई है ही नहीं, भारतवर्ष और नेपाल, यस यही है जो भारतवर्ष और नेपाल के बीच जो है सो एक क्या जल विद्युत परियोजना का समझौता हुआ था। उसमें नहीं, सुपौल जिला के कटैया में, कटैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसी के अंतर्गत वो जो कोसी बैराज बनाया गया है, लाइफलाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का। और कोसी को क्या बोला जाता था, अब बोला जाता है अभी भी, बिहार का शोक, तबाही मचाती थी कोसी। अपना मतलब कोर्स बोले तो नदी अपना धारा बदलने के लिए विख्यात है, विख्यात उसको मत कहिए, कुख्यात है, क्लियर। तो ये भारत और नेपाल के बीच का है, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है, क्लियर। अब देखिए तैयारी कैसे करना, जैसे RL सिंह पढ़ लिया है, मैं पूछ लिया है, तो तीन लोगों के द्वारा दिया गया है हमारे पास, ये है 1 2 3 जलवायु बिहार का और भारत का, आपको ध्यान रखना है। तो एक तो हो गया हमारा पहले RL सिंह, दूसरा हो जाएगा कोपेन्स का क्लाइमेट, और तीसरा है त्रिवार्था, इनका नहीं चल रहा, हाँ त्रिवार्था। इस तीनों ने बिहार के जलवायु को क्या क्या बताया है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो RL सिंह के द्वारा बताया गया है, हाँ तो RL सिंह के द्वारा जो बताया गया है वो है हमारा कौन सा जलवायु है, उपाद्र संक्रमण कालीन, ये वाला, क्लियर। अब ये तो पूछ लिया है ना, हो सकता है ये पूछे, इसको भी रिपीट कर सकता है। तो कोपेन्स के अनुसार अगर बिहार का आप देखिएगा तो बिहार के मतलब गंगा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ दो अलग अलग ढंग का बताया गया है कोपेन। उत्तर के तरफ अगर देखिएगा तो इधर बताया है CWA, हाँ इस तरफ दक्षिण के तरफ CWG बताया है, CWG नहीं CSA,
और दोनों का कंबाइंड अगर पूरे बिहार का देखा जाए तो उसको बताया है CWG। क्लियर? तो अगर बिहार का डायरेक्ट पूछे जो बिहार का जलवायु कोपेन के अनुसार क्या है तो बोलेंगे हम लोग CWG है। अगर पूछे कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का जलवायु क्या है तो क्या कहेंगे CWA है आंसर। और अगर पूछेगा दक्षिणी बिहार का जलवायु कैसा है कोपेन के अनुसार तो बोलेंगे जो CSA है। क्या है? CSA, CWA और CWG जी। क्लियर? इसी तरह से आपको त्रिवार्था का भी याद करना है। अभी तो नहीं बताएंगे त्रिवार्था ना, वो पूरा ज्योग्राफी पढ़ाने लगेंगे तो बताएंगे वहां पे। चलिए आगे है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? काली मिट्टी नहीं, काली मिट्टी थोड़े गंगा मैदान में है। लाल मिट्टी ये भी नहीं है। जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी गंगा के मैदानी क्षेत्र में है ना। आगे बढ़े, बिहार सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? अब देखिए डायरेक्ट ऊंचाई पूछा है तो बिहार से मतलब बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी का जो स्पेशली करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा इसमें? हम लोग देखिए पिक्स देख लेंगे, बिहार में सबसे हाईएस्ट पिक क्या है सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे रिवर स्पेशली देखेंगे बिहार का। उसके बाद बिहार का सॉइल देखेंगे, इतना चीज तो देख लिए। उसके बाद बिहार में क्या देखेंगे? क्लाइमेट देखेंगे, देख लिए। और क्या पूछ रहा है बिहार से? पिक्स पूछ रहा है। हाँ ये नदी घाटी परियोजना नहीं, रिवर वैली प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये देख लेंगे। उसके बाद क्या देख लेंगे? इसमें इरिगेशन पैटर्न देख लेंगे, इरिगेशन पैटर्न देख लेंगे। उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेंगे इंडिया और बिहार दोनों का। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसमें अगर पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें और क्या देखेंगे? जनसंख्या देख लेंगे, मतलब सेंसस देख लेंगे, सेंसस देख लेंगे। इतना चीज देखना ही पड़ेगा। तो ये अगर 8-10 चीज आप ऐसे करके देख लेते हैं ना, एक एक पेज का नोट बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। अगर 8 प्रश्न पूछ रहा है तो मैक्सिमम आप 15 पेज से 12 पेज का नोट बना लीजिए बिहार स्पेशल का, मैक्सिमम 20 पेज में जाके निपट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। और उधर जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको, उसमें भी ऐसे ही 15-20 पेज का बनाइए, मिसलेनियस कीजिए थोड़ा सा। मतलब टोटल मिला के अगर आप 30 से 35 पेज का नोट बना रहे हैं, 30-35 पेज मतलब समझ रहे हैं, दोनों तरफ एक एक पेज करके काउंट किए तो 16 गो पन्ना, 16 गो टोटल आएगा A4 साइज। 16 नहीं आए 20 आए, उसी 20 को आपको जैसे कितना टाइम लगेगा? शुरू में पढ़ेगा 10 मिनट लगेगा, उसको उसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उसी में से आ जाएगा। अरे कम से कम नहीं आएगा 8, 5 आएगा ना, 6 आएगा ना, काफी है। और आएगा कहीं नहीं, उसी में से सब आएगा। जब उतना याद कीजिएगा तो कम से कम आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा ना, जो कम से कम 4 से 5 प्रश्न तो मेरा सही होने जा रहा है इसी से। थोड़ा बहुत और मेहनत करेंगे तो 8 में 8 बन सकता है, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा वर्षा तो उधर किशनगंज की तरफ होती है। तो किशनगंज, क्या क्या लिखा है? किशनगढ़ लिखा है, नाम गलत है तो गलती कर दिया है। यूपीएससी चैलेंज होगा क्वेश्चन। किशनगढ़ ना, किशनगढ़ नहीं किशनगंज होगा। मुजफ्फरपुर तो नहीं होगा, बड़ी कम वर्षा होता है। दक्षिण भारत में कोई, दक्षिण बिहार में कोई है ही नहीं, तो इस दोनों से मुजफ्फरपुर से ज्यादा तो पटना में होता है। किशनगढ़ का कोई नाम ही नहीं, कुछ ये है ही नहीं। करा कि सर्वाधिक वर्षा बिहार में, सर्वाधिक वर्षा पटना में इतने, तो किशनगंज में होती है। अब इसका आंसर पता नहीं क्या बीपीएससी दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर इस ऑप्शन में से आपको चूज करना है तो पटना होगा, है ना। अन्यथा अगर इसको ऐसा मानना है कि सर्वाधिक कहाँ होता है, किस जिले में होता है, तो इसमें से कुछ नहीं है, कोई नहीं सही है, तब जाके इसमें आप मार सकते हैं नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। लेकिन इस तीनों में पटना में है। आगे बढ़े। करा है कि चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ मिलती है। देखिए नदी से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक में 3 क्वेश्चन, मतलब ये हमारा अभी कौन चल रहा होगा? दूसरा TRE 2 का चल रहा है। मतलब इसमें देखिए 1 से 8 तक का जो प्रश्न था ना, TRE 1 का था, T1 का था। फिर 9 से जो 17 तक का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ये T2 का है। और 18 से 24 तक का, 17 तक का देख लिया ना, 18 से 24 तक का जो देखेंगे तो वो कहाँ तक जाएगा? 18 से 26 तक का ना,
8 8 16, 17 से 9 से 17 न हो जाएगा, और 9 से 16 हो जाएगा, 17 नहीं कहिए, और 17 से कितना तक, 24 तक, 24 तक जो होगा ये T3 तक होगा। क्लियर है? तो कह रहा है जो कहाँ पर मिलती है। क्लियर? तो अब देखिए, अब इसमें आपको ये ऐसा नहीं है जो सिर्फ ये पूछ लिया तो इसको कर लेंगे चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको करने से थोड़े हो जाएगा, इतना करने से होगा ही नहीं। तो आपको इसमें क्या करना है, जो अब अगर पूछ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो गंगा से पूछा है नहीं, उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्रा से पूछ रहा है, ये अब आ गया इंद सिंधु, तीनों नदी जो बड़ी नदी है जो निकलती है एक ही जगह से, मानसरोवर लेक के पास से, तीनों नदी के बारे में पूछ दिया है ना। तो हमारा मान लीजिए इधर सिंधु चली गई, उसके बारे में पूछ दिया, यहाँ से फिर ब्रह्मपुत्रा आ गई, पूछ दिया, एक गंगा आ जाती है वो है। तो अब ये है सिंधु के बारे में। तो सिंधु में क्या है, पंचनद जो है हमारी तरफ से, इधर से 5 नदियां सिंधु, यहाँ से अब सिंधु को लेकर जल विवाद अभी है चल रहा है, चाइना से निकलती है। तो सिंधु में 5 नदी आके मिलती है। क्या क्या मिलती है, झेलम और चिनाब पहले मिल जाती है, उसमें आके कुछ देर के बाद रावी मिल जाती है आगे, और आगे बढ़ने के बाद उस रावी में पुनः कौन सी मिल जाती है, सतलुज मिल जाती है। ये सतलज जो है ना, सतलज जो आती है तो इसमें ऊपर से आके ब्यास मिल जाती है। तो नदियां कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5 नदियां। इधर से अगर देखें तो ये है झेलम, झेलम के बाद चिनाव, उसके बाद झेलम जेसी आर, झेलम चिनाव रावी, उसके बाद आता है बी और एस। ठीक है, झेलम चिनाव JCR BS, नहीं ऊपर से नॉर्थ से JCR BS, झेलम चिनाव रावी ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां हैं, पंचनद बोला जाता है। ये 5 नदियां इधर पहले मिल जाती है, आके तब एक साथ जाके सतलज में मिलती है, और ये जहाँ पर मिलती है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है, और पाकिस्तान में जाके ये मिठानकोट में मिलती है। कहाँ पर, मिठानकोट में। क्लियर है? अब आपको बताना है जो झेलम और चिनाब कहाँ पर मिलती है। झेलम चिनाब की धारा जब मिल के आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है चिनाब ही। चिनाब और रावी कहाँ पर मिलती है, चिनाब और रावी जब मिल के आगे बढ़ती है तो उसमें आके मिल जाती है ब्यास और सतलज की मिली हुई धारा, जो आगे चल के भी सतलज के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर एक जगह मिलती है, तो इसका नाम क्या है। इसके बाद फिर ये पाकिस्तान में जाके मिल जाती है मिठानकोट में। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा, जब इसको कर लीजिएगा तो इसमें क्या करना आपको, पहले तो 5 का ओरिजिन देख लेंगे। इस 5 का एक इंदस हो गया, तो 6 काम तो ये कर लेना आपको, जो इन 6 नदियों का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से निकलती है, सोर्स कहाँ क्या है। उसके बाद ये दोनों मिल गई, तो एक यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, दूसरा मीटिंग पॉइंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, एक आपने कर लिया 5, तो ये 5 मीटिंग पॉइंट कर लेना। ठीक है, तीसरा बात हो जाता है जो ये इंडस इंडिया में कहाँ घुसती है और कहाँ इंडस इंडिया से निकलती है। इंडिया से निकल के पाकिस्तान में जा रही होगी ना, तो कहाँ निकलती है। तो इतना कर लीजिएगा ना, तो इसके बाद तो बचता ही नहीं है क्वेश्चन ना। इंडस सिस्टम से आपको पूरा सिस्टम जैसा करना है, जो इंडस रिवर सिस्टम करेंगे, गंगेज रिवर सिस्टम करेंगे, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, और ये तो महाराष्ट्र में है। क्लियर है? मेलघाट रिवर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। लेकिन अब टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा है ना, तो आपको टाइगर रिजर्व करना अभी हो गया 58। तो 58 टाइगर रिजर्व कौन सा है और 57 ये दोनों टाइगर रिजर्व कौन सा है आपको बताना है। क्लियर है? तो 57 कौन सा है, रातापानी। क्या है, रातापानी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये जो टाइगर रिजर्व घोषित किया था दिसंबर 2024 में, तो ये 57 था। 58 कौन है, अब ये रिसेंटली क्या है, वो है माधव। कौन सा है, माधव NP नेशनल पार्क। क्लियर? ये कहाँ पर है माधव नेशनल पार्क, ये MP में ही है। और रातापानी कहाँ पर है, ये भी MP में है। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के समीप है। अब बराबर की पहाड़ियां आपको पता होना चाहिए किधर है, गया जाते होंगे तो पहाड़ी जो है बराबर की पहाड़ियां ही है ना। अब हिस्ट्री से भी बराबर की पहाड़ी में क्वेश्चन पूछता है, जिसमें ढेर सारा गुफा है, किसके द्वारा कौन सा बनाया गया, ये पूछा जाता है
नहीं, लोमेश ऋषि का गुफा कौन सा है, कौन पहाड़ी में है। उसके बाद उसमें जो है सो किसका, दशरथ का भी पूछा जाता है, लक्ष्मण का, क्या क्या है उसमें, ढेर सारा हिस्ट्री में भी। तो उसमें अब मुंगेर देखिए, मुंगेर कहाँ पर है ना, मुंगेर उधर भागलपुर। मधुबनी देखिए कहाँ चला गया, उत्तर बिहार में, नेपाल के पास, तो ये दोनों तो होगा नहीं। तो मखदुमपुर जो है, मखदुमपुर जान रहे हैं, मखदुमपुर मेरे समझ से मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से ही ये क्या नाम है, जीतन राम मांझी जो है सो अपना ये इलेक्शन लड़ते हैं। तो मखदुमपुर क्षेत्र गया के पास है, बराबर क्षेत्र में, तो सही आंसर होगा ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ें। अगला प्रश्न है जो बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। हाँ, तो ये एग्जाम हॉल में आंख बंद करके बैठिए, अगर बिहार में कभी घूमे हैं तो भी दिख जाएगा, अन्यथा आपको क्या करना है, इसको सिंपली मैप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तब एक दो बार बार मैप देखिए, और मैप में देखिए, अब बिहार का मैप आया तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको करना क्या क्या है मैप में। सबसे पहले बिहार का मैप एक तरह से ध्यान रखना है आपको पूरा, है ना। बीचों बीच गंगा जाती है, इस तरफ उत्तरी बिहार, इस तरफ दक्षिणी बिहार, है ना। अब इसमें जितना भी प्रमंडल है, प्रमंडल के अनुसार आपको, ठीक है, प्रमंडल के अनुसार आपको पूरा याद रखना है, जो किस प्रमंडल में कितना जिला आता है न, वो प्रमंडल में देख लीजिए कितना कितना जिला किधर है। क्लियर। उसके बाद क्या आपको याद रखना है, गंगा नदी किस किस जिले से पास करती है, कितने जिलों से किस किस जिले से पास करती है, ये हो गया। क्लियर है। दूसरी बात जो मैप में याद रखना है, अब इधर तो नेपाल होगा ना, नेपाल को कौन कौन सा जिला टच करता है। क्लियर है। उसके बाद वेस्ट बंगाल को कौन कौन सा जिला टच करता है, उसके झारखंड को कौन कौन सा जिला टच करता है, और उत्तर प्रदेश को कौन कौन सा जिला टच करता है। यानी बाउंड्री जो चारों तरफ से बाउंड्री स्टेट्स है, और एक तरफ तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, बॉर्डर है नेपाल के साथ, तो कहाँ कहाँ किसको कौन कौन जिला टच करता है। तो ये जिलों की संख्या प्लस जिले का नाम भी, क्योंकि हो सकता है प्रश्न ऐसा पूछे जो इसमें से कौन से जिला, इनमें से कौन सा जिला झारखंड से सीमा नहीं बनाती है, या निम्नलिखित जिलों में किसका सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है, या निम्न में से कौन बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है कि बस इस मैप से भी प्रश्न हमारा न छूटे। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए। तो हाँ, तो इसको अरेंज कहाँ किया हम, आगे बढ़े। सबसे पहले देखिए शिवहर, शिवहर देखिएगा तो शिवहर कहाँ पे बताइए, तो दक्षिण बिहार में है नहीं है ना, शिवहर से कौन लड़ती है जी, चेतनानंद था ना, शिवहर से ही था, और उसकी मदर जो है सो लवली आनंद। उसके बाद जो है सो कौन है, वैशाली, वैशाली उसके बाद मतलब गंगा के जस्ट सटा हुआ हाजीपुर जो है वैशाली जिला में। उसके बाद देखिए नालंदा कहाँ गया, गंगा के दक्षिण, और नवादा उससे भी दक्षिण चला गया। अगर मतलब पटना का भी जानकारी है ना, पटना में आप रहे हैं ना, तो आपको नालंदा वैशाली में तो ये कर ही सकते हैं, मतलब 2 के बाद ही 3 आएगा, इतना तो कर सकते हैं ना। तो 2 के बाद 3 आना है, तो इसमें तो नहीं जाएगा, 2 के बाद इसमें है और इसमें है, ये दोनों बचा। अगर ऐसे मतलब बहुत जानकारी नहीं है चीजों का, तब अब अगर आप दक्षिण बिहार के होंगे तो आपको इस दोनों की जानकारी अच्छे तरीके से होगी, है ना। और अगर आप कहाँ के होंगे, उत्तर बिहार के होंगे, तो इस तरह से इसका जानकारी होगा ढंग से, है ना। आप कहीं का नहीं होंगे तो कहीं का मत रहिए, तब तैयारी मत कीजिए है ना। तो मैप देखना आना चाहिए। तो सही आंसर है 1 2 3 4, शिवहर, वैशाली, नालंदा और नवादा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर। अब देखिए त्रिवेणी नहर आ गया, पश्चिम चंपारण के किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। अब पश्चिम चंपारण से इसको मतलब ये हिंट दे दिया जो पश्चिम चंपारण की तरफ है, तो किस कहाँ से इसको पानी, कहाँ से, कोई नहर है ना तो उसको पानी तो चाहिए ना, जैसे कोसी नहर है नहीं, तो उसको कहाँ से, वो बैराज के पास से, कोसी बैराज से पानी मिलता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वहां पर। तो अब कह रहा है इसको पानी मिलता है कहाँ से, कोसी नहर को कोसी नदी से पानी मिलती है। तो अब इसमें हमारा आ गया इतना चीज में तीन नहर सिस्टम जो हमारे यहाँ, उस तीनों का आपको याद करना है। एक तो हो गया कौन सा, एक कोसी वाला, कोसी पर नहीं, कोसी पर भी 4 नहर है, कोसी बैराज बनाया गया है। उसके बाद जो आपको त्रिवेणी से कौन कौन से नहर निकलती है ये देखना है।
नहीं। हाँ, उसके बाद एक जो है इंद्रपुरी डैम, बैराज रोहतास वाला सासाराम में, उसको देखना है आपको। इस तीनों में कौन कौन नहर है, किस नहर से किस क्षेत्र में सिंचाई होती है, इसको देखना है। ये तीनों नहर एक पेज में आपका आना चाहिए, एक पेज में लिख कर रख दीजिए। मतलब अब नहर सिस्टम से ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इससे अगर प्रश्न आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। पहाड़ी से गलती नहीं हो रहा है आपका, पिक से गलती नहीं हो रहा है, नहर से गलत नहीं हो रहा है, नदी से गलती नहीं हो रहा है, बिहार की जनगणना से गलती नहीं हो रहा है। मैप आपने देख लिया, 2-4 मैप और बताएंगे जो क्या क्या है, उससे बाहर मैप आता ही नहीं है। तो आपका मैप कंप्लीट हो गया। मतलब जो एक तरह से ऐसा लग रहा है ना, 2-3 क्वेश्चन, अगर ये 8 क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन बिहार का आएगा तो मेरा बन जाएगा। बाद बाकी जो भारत की ज्योग्राफी से आएगा उसमें, उसको भी आप लोग हम लिमिट कर सकते हैं, आप लोग लिमिट लगा सकते हैं, ये प्रश्न यहाँ से है तो बन सकता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या है? भैंसा लोटन से उसको पानी मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आ गया टीआरई 3 का प्रश्न शुरू हो गया। टीआरई 3 में पहला प्रश्न था, गंगा डेल्टा सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? अब गंगा के डेल्टा क्षेत्र में इसका नाम कौन नहीं जानता है? सुंदरगढ़ लिखा है रे, सुंदरवन है। क्लियर है? तो सुंदरवन है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला देखिए, कंफ्यूजन करने के लिए आप देखिए ना, सुंदरगढ़ सुंदरवन में थोड़ा सा मिस करेगा देखने में तो सुंदरगढ़ मार के निकल जाएगा। हमें को भी हो गया तो थोड़ा सा ये तो सुंदरवन होगा। तो बड़ी सतर्क रहना है एग्जाम हॉल में। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी, देखिए इसमें भी फिर आ गया ना नदी से संबंधित। पहला देखिए टीआरई 3 का देख रहे हैं, एक क्वेश्चन नदी से आ गया। टीआरई 2 में देखें 2 क्वेश्चन नदी से था, टीआरई 1 में भी था। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ जो 1-2 क्वेश्चन आ रहा है नदी से 8 क्वेश्चन में। अगर नदी सिस्टम को, हम रिवर सिस्टम को ठीक से कर लेंगे तो आंख बंद करके आप सोच सकते हैं ना। अरे अब नहीं पूछेगा तो वो तो अलग बात है ना, कभी नहीं, मान लीजिए उस अगले टीआरई 4 में आपको प्रश्न पूछा ही नहीं नदी सिस्टम रिवर सिस्टम से, तो इसके लिए कुछ कर नहीं। लेकिन जो संभावना मैक्सिमम होता है पूछने का, वही तो हम तैयारी करके जाते हैं। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप उतना पढ़ते हैं नहीं, पूछते हो वही जो सिलेबस में दिया हुआ है और जिसकी संभावना सबसे अधिक है कि नहीं। तो रिवर सिस्टम को हम लोग अच्छे से करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम रिवर सिस्टम पे क्लास बना रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण रिवर करवाएंगे। अब उसके बाद अगर कुछ अलग से पूछ दिया, छूट गया, तो ये नहीं कहिएगा जो छूट गया। ऐसा नहीं जब पूरा एकदम दे देंगे आपको, सब कुछ दे देंगे, एक बार कपार पर लोड दे देंगे, अब रिवर सिस्टम पढ़ते रह गए, अगला 7 प्रश्न का हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, उतना नहीं करेंगे। जो मैक्सिमम ये रहता है ना, जो जहाँ तक संभावनाएं हैं, जहाँ तक हम अनुमान लगा सकते हैं, उस ढंग का तैयार करके देंगे। एकदम मिनिमम चीजों में, मिनिमम में मैक्सिमम आउटपुट मिलने का हो, ऐसा करेंगे। अब नदी सिस्टम करने लगेगा, पूरा दुनिया भर का इतना छोटा छोटा नदी है ना, जो नाम नहीं सुने होंगे आप, उसी को करते रहिएगा तो बाद बाकी पता चला सब छूट गया। ऐसा नहीं करना है। अब देखिए ना, मतलब किन 4-5 नदियों के इर्द गिर्द घूम रही है। अभी तक में जितना प्रश्न पूछा है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, प्लस 6 to 8 का टीआरई 2 और टीआरई 3 में, इसमें ये 3 नदी को सिर्फ टारगेट किया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। इस बार तो पाकिस्तान को लेकर इतना चर्चा रहा, फिर देखिएगा सिंधु नदी से क्वेश्चन बनने का एकदम प्रबल संभावना है। तो अगला प्रश्न है, जो अपना मार्ग परिवर्तन के लिए, ये तो सब जानता होगा, कोसी नदी है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? ये साइंस में भी ऐसा ये क्वेश्चन बन सकता है, मृदा से कैसे पानी मिलता है? तो वो क्या पहले बांध बनाएंगे तो जल मृदा से वो जड़ को मिल जाएगा? नहीं। आर्द्र जल से नहीं, ये होता है केशिकीय जल से, मतलब कैपिलरी एक्शन से के कारण होता है, कैपिलरी के कारण होता है, कैपिलरी एक्शन के कारण। तो सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर है। अगला प्रश्न है, विषुवतीय व्यास, ध्रुवीय व्यास। प्रश्न समझे? जैसे हमारा ये अर्थ है, अर्थ ऐसा है नहीं, अर्थ ऐसा मतलब ये बल्गी है थोड़ा सा, बीच में बल्गी मतलब बीच में थोड़ा सा ऐसा है फैला हुआ। यहाँ ये इसका इक्वेटर है, ये इक्वेटर है नहीं, आप पोल पे थोड़ा सा नीचे की तरफ धसा हुआ ऐसे करके। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हमारा क्या इक्वेटर 0 डिग्री, जिसको विषुवत आप लोग बोलते हैं। हो गया? अब दिख रहा ग्लोब जैसा दिख रहा है ना।
अब देखिए, अगर इस बात को ध्यान दीजिएगा तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इक्वेटर के अलोंग, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करें, अगर इसके सेंटर से पास करें तो ये डायमीटर हो गया। मतलब तो ये वाला एक लाइन देखिए, इसकी लंबाई और ये वाली लंबाई देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक की, तो दोनों तरफ से अगर चिपटा है यहाँ से और यहाँ से चिपटा है, तो ये वाली जो लंबाई नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होगी, इसकी लंबाई और ये जो विषुवत वृत्त पर जो लंबाई है, ये वाली लंबाई डायमीटर की लंबाई, इस दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। तो वही पूछा जा रहा है, जो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर से कितना अधिक है। ये तो ऑफकोर्स ये वाला अधिक होगा। तो ये तो डेटा है, आपको याद रखना, ये होता है 43 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास अधिक होता है किससे? पोलर व्यास से, यानी ध्रुवीय व्यास से। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? किस रेखांश को? अब देखिए, हर एक देश का एक अपना मानक समय होता है। मानक समय मतलब पूरा देश उसी को मानेगा। हमारे देश में भी एक मानक समय निर्धारित किया गया है, और उस मानक समय का क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन है ना। अब बताइए, जो मतलब ये 82.5 डिग्री जो ईस्ट लाइन है, अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ये ग्लोब है ना, मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, नहीं इसके आगे जैसे बढ़ती जाएगा, इसे करके लॉन्गिट्यूड ढेर सारा ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे करके ड्रॉ किया हुआ है 1-1 डिग्री पर। तो ऐसे करके यहाँ 0 डिग्री से जब आगे बढ़ते हैं, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहाँ पर जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन, ये है अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन इंटरनेशनल है। उसके बाद जितना भी है ना, सबका अपना अपना देश का, उसको लोकल टाइम लाइन बोलते हैं। क्लियर? तो अब इसमें पूछा जा रहा है, जो हमारा इंडिया क्या है, इसके आगे है 0 डिग्री से आगे 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन पर। ईस्ट लाइन जो है इसका लोकल टाइम लाइन है, हाफ डिग्री। तो बताइए इस 0 डिग्री से कितना आगे होगा? 0 डिग्री से हम लोग कितना 82.5 डिग्री आगे हैं, तो कितने घंटे आगे होंगे? ये बात आपने देखा है ना, 5.5 आवर का हमारा टाइम आगे रहता है। कहीं पर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ शाम के, अगर हमसे पीछे इधर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की तरफ अगर बढ़े तो टाइम हमारा उधर घटते चला जाएगा। हम रहते हैं 5.5 घंटे आगे उनसे। ये कैसे निकालते हैं? ज्योग्राफी में हम लोग बढ़ाएंगे। जब 15 मिनट का होता है, 1 डिग्री आगे आप जाएंगे ना, ये 1 डिग्री आगे चलते हैं, 1 डिग्री, एक पूरा चक्कर लगाने में अर्थ कितना लग जाता है? पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लग जाता है। ये एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री घूमता है? 360 डिग्री नहीं घूमता है। तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 24 से भागा दे दीजिए, 24 डेढ़ है, यानी 15 से भागा कीजिएगा तो हो जाएगा ना। 1 घंटा में कितना? 15 डिग्री चलता है, 15 डिग्री। ऐसे को करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, यानी 1 डिग्री चलने में कितना? 4 मिनट का होता है कि नहीं होता? अब 82.5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा इतना हो जाएगा। क्लियर है? यानी अगर ऐसे भी कीजिएगा तो 15 डिग्री में कितना? 1 घंटा हुआ, तो 75 डिग्री में 5 घंटा नहीं हो जाएगा? 15 5 75, अब 75 और 7.5 82.5 नहीं हो जाता, तो 7.5 में कितना? आधा घंटा, तो 5 and 30 हुआ कि नहीं? चलिए, तो सही आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वी कुरियन नहीं, ये इंटरनेशनली है। ये तो चिपको आंदोलन वाले हैं ना, सुंदरलाल बहुगुणा। ये है MS स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, जानते हैं इनको जो है अभी क्या मिला है? नोबेल प्राइज दिया गया है। कौन सा? सॉरी, नोबेल नहीं, भारत रत्न प्राइज मिला है इनको। और कितने नंबर का भारत रत्न प्राइज है? 51st, 51 नंबर का नोबेल, ये भारत रत्न प्राइज जो है इनको MS स्वामीनाथन को दिया गया है। क्लियर है? इसके अलावे इनको ढेर सारा बहुत सारा ये जो है सो अवार्ड मिला हुआ है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, वर्ल्ड फूड प्राइज। क्लियर? इनकी मृत्यु हो गई है, लास्ट ईयर इनकी मृत्यु हो गई है। तो अपना ये, हाँ एक बात और है, जो आप डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं?
WHO में रह चुकी है, WHO में मतलब साइंटिस्ट रह चुकी है, सलाहकार भी रह चुकी है, इन्हीं की पुत्री है। CSIR का डायरेक्टर भी रह चुकी है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? भारत की सबसे, ये देखिए भारत की, विश्व की नहीं पूछा गया, भारत में। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? K2। कंचनजंगा नहीं है, भारत में है, वैसे भी ये दूसरी सबसे बड़ी पीक है। तो अब ये प्रश्न आ गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करें? इस प्रश्न को करके छोड़ दें? नहीं, अब आपको जानना है क्या, अगर भारत में पूछ लिया है ना, तो भारत में ऊंची पीक का मतलब क्या क्या हो सकता है। ये भारतवर्ष है, एक तो यहाँ पर अरावली रेंज है, तो आपको पता करना है अरावली का सबसे ऊंचा पीक क्या है। माउंट आबू आपने पढ़ा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, ये जानना है। पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा पीक कौन है, पूर्वी घाट में कौन सा है, और दक्षिणी भारत का टोटल मिला के सबसे ऊंचा पीक में कौन सा है। यही 5 प्रश्न पूछा जाता है घुमा घुमा के, इसी को करना है। तो अरावली का सबसे ऊंचा पीक में अगर जाइएगा तो गुरु शिखर हो जाता है। नीलगिरी पर्वतीय के क्षेत्र में जाइएगा तो सबसे ऊंचा नीलगिरी का कौन बोलते हैं हम लोग, डोडा बेटा हो जाता है, होता है कि नहीं। सदर्न इंडिया का सबसे ऊंचा पीक अगर कहिएगा तो अनाईमुडी हो जाता है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक बोलिएगा तो कौन हो जाता है, एवरेस्ट हो जाता है। पूछने के लिए तो बहुत हो सकता है, जो पूछ दे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पीक क्या है, मन है उसका पूछने के लिए तो ये भी पूछ सकता है, हो सकता है पूछ दे जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, अल्पस का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। तो जो महत्वपूर्ण कुछ है ना 8-10 चीज, उसको करिए, छूटेगा नहीं प्रश्न। आगे आइए, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप जो इनिशियली था, इनिशियली क्या था, पूरा ये जो हमारा पूरा जो अर्थ सिस्टम है एक बड़ा सा पार्ट था, नहीं जिसको पेंजिया हम लोग बोलते नहीं बोलते हैं, पेंजिया और पेंथेसाला, अर्थ वाला पार्ट और पानी वाला पार्ट। इसी में जैसे बीच में फिर 33 से निकलता है, 33 के कारण ये 2 पार्ट में अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाता है, नहीं विस्फोट होता है अपना, ये होता है 2 पार्ट में आ जाता है। 2 पार्ट में आने के बाद एक हो जाता है अंगारा लैंड और एक होता है गोंडवाना लैंड। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो अंगारा लैंड जो था ये ऊपर वाला पार्ट था, इसको सुपर कंटिनेंट भी बोला जाता है। इसमें एशिया था, यूरोप था और नॉर्थ अमेरिका था। और जो गोंडवाना लैंड था नीचे वाला, इसमें कौन कौन था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन सब कंटिनेंट पूरा इसमें था। लेकिन अभी जो इंडियन सब कंटिनेंट का पोजीशन देखें तो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थवार्ड शिफ्टिंग हो रहा है ना कंटिनेंट का, उसके कारण ये नॉर्थवार्ड आ गया है। इंडिया का जो पोजीशन आपको अभी ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा वाला, ये ऐसा नहीं था पहले, ऐसा था, ऐसा ये वाला टिप इधर की तरफ था, नहीं इधर की तरफ था, ये धीरे 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 घूमते घूमते ऐसा हो गया। तो ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था भारतीय। क्लियर है। लेकिन पता नहीं बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को शायद डिलीट करके दिया था, डिलीट कर दिया था। अब क्यों डिलीट किया था ये देखिए, लेकिन ये गोंडवाना लैंड का ही भारतीय उपमहाद्वीप जो है गोंडवाना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक गोंडवाना लैंड का ही भाग था। क्लियर है। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा ज्योग्राफी 9th 10th का। और जो बोले हैं ना उसके अनुसार उसी पॉइंट पे ज्यादातर काम कीजिए आप लोग। बाद बाकी हम ज्योग्राफी का ज्यादा नहीं, 2 से 4 लेक्चर लेकर पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे, मैक्सिमम 5 लेक्चर लेंगे, है ना। अब पीडीएफ हम तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कोशिश करेंगे जब तक फॉर्म निकले उससे पहले हम आपके लिए ज्योग्राफी का एक बहुत सुंदर पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दें। जैसे जिसमें ये क्वेश्चन जितना पूछा गया है ना, सब क्वेश्चन लास्ट में दे देंगे, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का सब दे देंगे। उससे पहले चैप्टर में जिस चैप्टर को ज्यादा फोकस किया है ना उसको, और जो मान लीजिए महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे प्रश्न पूछने की संभावना बन रही है, उन सब चैप्टर पे हम शॉर्ट नोट्स बना के 5-5 पेज 10-10 पेज का दे देंगे। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देंगे, आप प्रिंट करवा लीजिएगा, नहीं तो प्रिंट करवा के हम दे देंगे किसी बुक स्टॉल पे भी, बुक स्टॉल वाले को बोल देंगे वहां से भी सीलिंग अपना ले लीजिएगा जाके, जितना उसका प्रिंटिंग खर्चा रहेगा उतना में मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, धन्यवाद।